नमस्कार मेरे प्यारे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुक छात्र और छात्राएं, आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज जो हमारा देश संपूर्ण विश्व कोविड-19 के दुष्प्रभावों से, इस महामारी से ग्रसित है, ऐसी स्थिति में लॉकडाउन किया गया है, जिसमें आप लोग भी अपने घर में रहने के लिए विवश हैं और आप लोग सहयोग कर रहे हैं सरकारों का और समाज का, ताकि हम जल्दी से स्वस्थ हों और हमारा समाज स्वस्थ हो, हमारा देश स्वस्थ हो और हम इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल सकें। आपका अध्ययन और प्रशिक्षण कार्य बाधित न हो, इस दृष्टि को ध्यान में रख करके शासन प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन के निर्णय अनुसार हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके विषय संबंधी समस्याओं को समाधान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इसी क्रम में हम आज इतिहास विषय के सोशल स्टडी के विषय के सिकंदर, इतिहास विषय के सिकंदर का आक्रमण अध्याय पर आपसे बात करेंगे। और हम देखेंगे कि तात्कालिक भारत में जो प्रथम यूनानी आक्रमण था, उसका भारतीय समाज पर, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके संदर्भ में हम बातें आपसे करेंगे और देखेंगे कि वो परिस्थितियाँ कैसी बनी जिसमें हमें और हमारे देश को यूनान के इस भीषण आक्रमण का सामना करना पड़ा। और पश्चिमोत्तर प्रांत प्रभावित रहा। ये बात अलग है कि भारत का अन्य देश आक्रमण सीधे से प्रभावित नहीं रहा, लेकिन इस आक्रमण का कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में और मुद्रा के क्षेत्र में, इतिहास लेखन के क्षेत्र में विशेष प्रभाव रहा। इस कारण से यूनानी आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण को इतिहास में विशेषता अध्ययन किया जाता है और शामिल किया जाता है। तो हम आज की कक्षा में और आगे की कक्षाओं में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में बात करने से पहले हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम यूनान पर थोड़ा बात करें और यूनान की तात्कालिक परिस्थितियों पर थोड़ा वार्ता करें और देखें कि यूनान की समानता भारत से कैसी थी। इसी दृष्टि से हम आपसे प्राचीन यूनान को हम मुख्यतः कई भागों में बांट सकते हैं। वैसे प्राचीन यूनान कई खंडों में विभक्त था। जैसे भारत के प्राचीन भारत में भी कई राज्य हुआ करते थे। कहीं राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो कहीं पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ऐसी ही व्यवस्था यूनान में भी थी। तत्कालीन यूनान में करीब 20 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें 3 राज्य जो यूनान के 3 प्रांतों में स्थापित थे और मजबूत थे अपनी शक्ति के कारण, और उनका इतिहास में विशेष महत्व भी है। हम उन्हीं पे आज चर्चा करेंगे। यूनान को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। और इनमें जो पहला भाग था, जो उत्तरी भाग था, जिसे हम मकदूनिया या मैसेडोनिया के नाम से जानते हैं, जिसका संबंध सिकंदर से था। मैसेडोनिया को पहचान दिलाने वाला शासक सिकंदर है और सिकंदर का गुरु अरस्तु।
अरस्तु और सिकंदर का संबंध यूनान के मकदूनिया प्रांत से था। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे और अरस्तु का संबंध प्लेटो से था, यानी अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। अर्थात सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिकंदर की गुरु परंपरा काफ़ी समृद्ध थी। दूसरा प्रांत मध्यवर्ती भाग आता है, मध्यवर्ती क्षेत्र में है, जिसका नाम आंतिका था और इसकी राजधानी एथेंस थी। एथेंस किसी परिचय का मोहताज नहीं, आधुनिक ओलंपिक का जनक माना जाता है। और एथेंस तत्कालीन विश्व में अपनी बौद्धिक संपदा के लिए, अपनी बौद्धिकता के लिए जाना जाता था। यहाँ पे महान दार्शनिक हुए, जैसे सुकरात का नाम हम लेते हैं, प्लेटो का नाम लेते हैं, अरस्तु का नाम लेते हैं, और बड़े बड़े चिकित्सक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, भूगोलवेत्ता हुए। एथेंस अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति और सभ्यता और तत्कालीन विश्व में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस की थी। यूनान के दक्षिणी प्रांत में, दक्षिणी भाग में एक प्रांत था जिसका नाम था लोकोनिया। लोकोनिया की राजधानी स्पार्टा थी। जैसे आंतिका की राजधानी एथेंस, वैसे लोकोनिया की राजधानी स्पार्टा थी। स्पार्टा के संदर्भ में आप लोगों ने कई हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, स्पार्टा के योद्धाओं की बड़ी चर्चाएं होती हैं। स्पार्टा अपने बुद्धि बल के, अपने बल के लिए, बाहुबल के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपने सैन्य बल के लिए जाना जाता था। सैन्य शक्ति के रूप में स्पार्टा का विशेष महत्व था। जबकि एथेंस बुद्धिवादी देश था और यही इन दो राष्ट्रों के मध्य संघर्ष का एक कारण बना। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से या हमेशा भी बुद्धि और बल में संघर्ष होता है। दोनों एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयत्न करते हैं और ऐसा देखा भी गया है। ऐसी स्थिति यूनान में भी देखने को मिल रही थी और एथेंस जो बुद्धि बल पर विश्वास रखता था, बौद्धिकता पर बल रखता था, अध्ययन अध्यापन पर बल विश्वास रखता था, और दूसरा स्पार्टा जो अपने बाहुबल पर विश्वास रखता था। दोनों में संघर्ष होता रहा और ये संघर्ष काफ़ी लंबा चला। ये संघर्ष सीधे सीधे जब प्रारंभ हुआ, वो दौर था 331 ईसा पूर्व का, लगभग 431 ईसा पूर्व में स्पार्टा ने सीधे सीधे एथेंस पर आक्रमण कर दिया और 431 में इस हुए आक्रमण में ये युद्ध लगभग 27 वर्षों तक चलता रहा और 27वें वर्ष में जाकर के एथेंस की स्पार्टा से पराजय हुई। एथेंस की तारीफ इसलिए की जाती है कि एथेंसवादी बुद्धिवादी थे। वे स्पार्टा के लड़ाकू योद्धाओं से 27 वर्षों तक कैसे लड़ते रह गए। 27 वर्ष का युद्ध सामान्य युद्ध नहीं होता है, बहुत दीर्घ युद्ध होता है। तो एथेंस को इसके लिए भी तारीफ की जाती है कि एथेंस बुद्धि के साथ, बुद्धिवादी होते हुए भी बाहुबल से टकराता रहा, शक्ति से टकराता था और उसका 27 वर्षों तक सामना करता रहा, किंतु पराजय हो गई। और ये जो पराजय का दौर था, ये पूरे संघर्ष का दौर सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अपने पूरे जीवन काल में देखा था। उसके जन्म से लेकर के उसके युवा अवस्था तक 27 वर्ष बीते थे। इसलिए प्लेटो जो है इन स्थितियों का बहुत ही अच्छी ढंग से नहीं लेता है और वो एथेंस को बार बार कोसता है बुद्धिवादी, हद से ज़्यादा बुद्धिवादी होने के लिए, और वो शारीरिक शिक्षा, व्यायाम वगैरह पे विशेष सैन्य शिक्षा पर बल देता हुआ दिखता है। 404 ईसा पूर्व में एथेंस की पराजय होती है और इसके ठीक 5 वर्ष बाद यानी 399 ईसा पूर्व में
सुकरात को विष दे करके हत्या कर दी जाती, जेल में हत्या कर दी जाती। और ये बड़ी घटना है एथेंस के इतिहास में। सुकरात जैसे महान दार्शनिक की हत्या एक बड़ी घटना है। और सुकरात के संदर्भ में आप जानते हैं प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं सुकरात। वैसे तो उन्होंने फॉर्मल रूप से न अध्ययन किया, अध्यापन किया, न कोई पुस्तकें लिखी, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान विज्ञान और उनके सोच, उनके विचार लोगों के बीच में, एथेंस की गलियों में, एथेंस के लोगों के बीच में संग्रहित होते रहे और बहुत लंबे समय तक चलते रहे। और आज भी उनका स्वरूप दिखता है प्लेटो के माध्यम से, फिर अरस्तु से हस्तांतरित होते हुए जो आया। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और फिर सिकंदर, तीन महान दार्शनिकों का, विचारकों का वंशवेली परंपरा, और उसमें एक बहुत ही महान नायक कह सकते हैं, योद्धा कह सकते हैं, नेतृत्वकर्ता सिकंदर। ये चार कड़ियाँ जुड़ी हुई, चार व्यक्तित्व हैं यूनान के उद्भव में, विकास में, उसके पूरे विश्व में के पटल पर छा जाने में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, फिलिप द्वितीय, जो यूनान के प्रथम क्षत्रप थे। फिलिप द्वितीय ने यूनान और मकदोनिया और उसके आसपास के कुछ राज्यों को जीत लिया था और अपनी शक्ति विकसित की थी, बढ़ाई थी, इसलिए उन्हें क्षत्रप की उपाधि प्राप्त हुई थी। क्षत्रप एक तरह की उपाधि थी। और इनका जो शासनकाल था 359 ईसा पूर्व से 336 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। और 336 ईसा पूर्व में इनका देहांत हुआ। 336 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय के देहांत के बाद लगभग 19 से 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदोनिया के राज सिंहासन पर बैठता है। इससे पहले फिलिप ने अरस्तु जो एथेंस में पहले रहते थे, लेकिन प्लेटो की मृत्यु के बाद जैसे उनको उम्मीद थी कि प्लेटो की पाठशाला का प्रधान आचार्य उन्हें नियुक्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो एथेंस के न होकर के मकदोनिया के थे। और ये आप भारत में रहते हैं तो आप इस बात को भारत में भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्रवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, कभी कभी धर्मवाद के आधार पर लोगों की योग्यता को नकार दिया जाता है। ऐसा यूनान में अरस्तु के साथ भी हुआ, जिससे वो दुखी हुए, उन्होंने एथेंस छोड़ दिया और कुछ वक्त अपने मित्र के साथ तुर्की के जो राजा थे वहाँ पर रहे। और बाद में तुर्की जब ईरान के हाथों पराजय हो गया और उनके मित्र की मृत्यु हो गई, तो वो मैकेडोनिया वापस आ गया और राज परिवार में रहने लगे, क्योंकि उनके पिता भी मकदोनिया के राजशाही परिवार से संबंध रखते थे, दरबारी थे। यहीं पर अरस्तु को फिलिप ने अपने पुत्र सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया। और आश्चर्यजनक है, 3 करोड़ 20 लाख की धनराशि स्वीकृत की शिक्षण के बदले में। और ये धनराशि शिक्षण के लिए ही नहीं, अपितु अरस्तु के शोध के लिए थी, अन्वेषण के लिए थी, उनके प्रयोगशालाओं के लिए थी। इस धनराशि से अरस्तु ने लगभग 1000 अन्वेषकों की नियुक्ति की, जो शोध सामग्रियाँ ला करके देते थे अरस्तु को। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूनान का संबंध एक यूनान में सिकंदर का संबंध एक बुद्धिवादी आचार्यों से रहा है। सिकंदर की गुरु परंपरा काफी समृद्ध रही है। इसी प्रकार से हम अगर थोड़ा सा और दूसरी जो तथ्य है जिसमें बात करना चाहेंगे वो है ईरान और यूनान युद्धों की बात करें
तो हम देखते हैं इतिहास पे जब नज़र करते हैं तो ईरान ने लगभग 2 बार 10 वर्ष के अंतराल पर लगभग 2 बार यूनान पर आक्रमण किया था। पहला आक्रमण उसका 490 ईसा पूर्व में हुआ था और दूसरा आक्रमण ईरान का 480 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे मारथोना का युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। इस युद्ध में ईरान की पराजय हुई थी, एक शर्मनाक पराजय हुई थी। लेकिन इस पराजय के बाद ईरान ने हालांकि हमला नहीं किया यूनान पर, लेकिन इनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन 331 ईसा पूर्व में बिल्कुल विपरीत घटना घटित होती है, जिसे हम आरबेला के युद्ध के नाम से जानते हैं। आरबेला का युद्ध जो 331 ईसा पूर्व में हुआ था, इस युद्ध में यूनान के शासक सिकंदर ने ईरान पर आक्रमण किया था। साम्राज्य विस्तार की भावना से ओतप्रोत सिकंदर जब फारस की तरफ बढ़ा तो उसने ईरान पर आक्रमण किया और इस युग में ये रॉन्ग लिखा है, गलत है, दारा तृतीय और सिकंदर के मध्य आरबेला का युद्ध हुआ था, जो 331 में हुआ था, जिसमें दारा तृतीय की पराजय हुई थी और पर्शियन साम्राज्य का अंत हो गया था। ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर मध्य एशिया के युद्धों की बात करें तो। इसमें ईरानी साम्राज्य का अंत कर दिया और एक नया साम्राज्य उभर के सामने आया, जिसे हम यूनानी साम्राज्य के नाम से हम जानते हैं, सिकंदर। और इस युद्ध के बाद सिकंदर की शक्ति काफ़ी बढ़ गई और सिकंदर एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाने लगा। और यहीं से सिकंदर की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। ऐसे तो अनुमानतः कहा जाता है सिकंदर को भारत में आक्रमण करने का जो प्रेरणा जो थी वो उसे अपने पिता से प्राप्त हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे हम सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में बैकग्राउंड के रूप में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिकंदर के भारत पर आक्रमण के कारण क्या थे, उन कारणों पर चर्चा। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के कारण, किसी भी घटना के घटित होने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्यों पे बात करें अगर तो मुख्यतः 3 कारण, उससे तो गौड़ और कई कारण हो सकते हैं। मुख्यतः 3 कारण थे जिसके कारण सिकंदर भारत की तरफ प्रस्थान करता है, भारत पर आक्रमण करता है, भारत के पश्चिम उत्तर प्रांत को या पूरे भारत को जीतने की इच्छा रखता है। उसमें 3 कारण थे, जिसमें पहला कारण था भारत की अपार धन संपदा। इतिहासकार हेरोडोटस जैसे इतिहासकार और उसके समकालीन विद्वानों ने अपने विवरणों में ये उल्लेख किया था कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र है और यहाँ पर बहुत अधिक धन और संपत्ति है। जैसे में मंदिरों में बहुत अधिक धन होते थे और वैभव दिखाई देते थे, ये आकर्षित करता था। तो भारतीय धन संपदा का आकर्षण, लालच और लोभ ने सिकंदर को आकर्षित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए, जो मध्यकाल के आक्रमणकारियों को भी आकर्षित करता रहा। वो आते रहे लूटने के लिए और अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए। और दूसरा जो कारण था भौगोलिक अन्वेषण की इच्छा। सिकंदर को कहीं से जानकारी मिली थी, भूमध्य सागर के बॉर्डर पे यूनान देश है और उसको ये जानकारी मिली थी कि कैस्पियन सागर भारत के पूर्वी भाग से मिलता है। और इस तथ्य की सत्यता को जांच करने के लिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ये भी कारण बताया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण विश्व विजय की महत्वाकांक्षा, ईरान को पराजित करने के बाद तो सिकंदर की इच्छाओं को पर लग गए और उसने अपने योद्धाओं के बल पे, अपने साहस के बल पे, हौसले और हिम्मत के बल पे मध्य एशिया और पूरे माइनस क्षेत्र को जीतने के बाद भारत की तरफ प्रस्थान करता है। ये 3 कारणों पे हम बात कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सिकंदर के परिचय पे बात करते हुए आगे ये बिंदुवार हम पढ़ते जाएंगे।